हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ स्पेशल रीड में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी बुक और 6th क्लास एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। और इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था और आज पढ़ेंगे चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज पढ़ेंगे हम लोग आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। तो हम लोग मानचित्र को देख लेते हैं। तो पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकाला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाने। तो हम लोग अतीत के बारे में कैसे जाने, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मोनो, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। तो पांडुलिपि किसे कहा जाता है? जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी तो उसे पांडुलिपि कहा गया। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पन्नों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकती हो। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिए हुए हैं, हम लोग देखते हैं। इस तरह का पिक्चर था, इस तरह का पांडुलिपि होती थी। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत में और तमिल में है। तो कई संस्कृत में है और कई प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो प्राकृत भाषा के लोग का प्रयोग कौन करता था? प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं।
कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। तो यह जो अभिलेख है वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार प्रांत से मिला है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। तो यह कौन से शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था? अशोक ने कहा तो यह उत्कीर्ण करवाया गया था अभिलेख। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। तो जब हम कुछ लिखते हैं तो किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो यह जो लिपि मिली है अशोक के द्वारा बनवाया गया था, यह लिपि लिखवाई गई थी अशोक के द्वारा। तो यह कौन से लिपि में है? अरमाइक लिपि में है और यूनानी लिपि में है। 2 लिपियां मिली हैं। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। तो पुरातत्वविद किसे कहा जाता था? जो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे तो उन्हें पुरातत्वविद कहा गया। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये जो प्राप्त है सो पात्र प्राप्त हुआ है प्राचीन नगर से। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है। तो चांदी का सिक्का भी प्राप्त हुआ है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। तो इतिहासकार किसे कहा जाता है? जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में बहुत पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। तो स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय की भी देश के अलग अलग हिस्सों में
लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों द्वारा तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस तिथि की, उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसवी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। तो आप लोग इसे नोट्स के रूप में लिख लें, क्योंकि यह क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ईसवी लिख पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। तो पृष्ठ संख्या 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगा और इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे इसके बारे में लिखना है। तो अन्यत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। तो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। यूनानी तथा मिस्र लिपियों के 2 प्रकारों में लिखा गया है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिश्रित अक्षरों की समानार्थी ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, तो यहाँ पे एल अक्षर के लिए शेर है, यहाँ पे एल अक्षर के लिए शेर के लिए एल अक्षर का प्रयोग है, यानी लायन। तो
एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। तो ए अक्षर जहाँ है वहाँ पे चिड़िया का चित्र है ए और एल। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से इन अभिलेखों को पढ़ सके। तो कुछ उपयोगी शब्द उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना है। तो आप लोग निकालिए। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे सुमेलित करना, इसे भी देख लेते हैं। नर्मदा घाटी, तो इसमें कौन सा ऑप्शन लगेगा, कौन सा राइट? तो इसमें लगेगा नर्मदा घाटी में आखेटक तथा संग्राहक। और मगध सबसे बड़ा राज्य, तो फर्स्ट में लगेगा। फिर गारो पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि, गंगा घाटी, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, फिर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, प्रथम नगर। तो पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक अंतर प्रमुख है, उसको बताना है। तो पांडुलिपि जो कागज़ पे लिखा जाता था और हाथ से लिखा जाता था, और अभिलेख जो कि कठोर पत्थरों पर लिखा जाता था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे।